Good morning, students. Hello, I'm Dr. Priyanka, and we were doing the chapter number 13, Organisms and Population. We have discussed the response to the abiotic factors for organisms. Now we have to start with the next topic called adaptation. We have discussed the term adaptation. Adaptation का क्या मतलब होता है कि in a specific region के climatic, physiological, morphological, behavioral compatibility को एक organism adapt करने का क्या मतलब होता है, उसके साथ equally response करे, उसके साथ equally उसका इंटरेक्शन वेल बीइंग में हो, ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टेबल मैनर में चले, उसको रिसोर्सेस को यूज करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए compete करे इन अ वेल मैनर्ड बिहेवियरल चेंजेस कुछ ना आए, ठीक है, कोई किसी तरीके की उसको डिजीज ना अफेक्ट हो, ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, कम है तो कम में, ज्यादा है तो ज्यादा में, उसको एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोला था अडेप्टेशंस। अभी अडेप्टेशंस के बारे में हम लोग इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में वी विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। अभी हम लोगों को एक उस पे लिखना है, मतलब एक टॉपिक पे बात करनी है, जो एनसीईआरटी बेसिकली इस अडेप्टेशंस में डिफरेंट एनिमल्स के बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे अडेप्ट किया, ठीक है, सर्वाइवर करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंगारू रैट्स की। अगर मैं बात करूं कंगारू रैट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, आर केपेबल इन मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू oxidation in internal fat, right, in which water is a byproduct it has also the ability to concentrate its urine for minimum loss of water to remove excretory products, right। अभी ऐसे ही दूसरा आ जाता है डेजर्ट प्लांट्स। They have thick cuticle, ठीक है, on their leaf surface, जिसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन, therefore process of transpiration is minimum and in pits to minimize water loss through transpiration. In some desert plants like Opuntia,
leaves are reduced to spine to reduce water loss and photosynthetic functions is taken over by flattened stems, right? They have also photosynthetic pathway called CAM that enables their stomata to remain closed during time, you can say daytime, right? तो इसमें हम लोगों ने बात की, एनसीईआरटी इसमें बात कर रही है कि कैसे डिफरेंट बेसिकली बेटे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने हैं या आप इनको पढ़ भी लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होएगा। अब ऑब्वियसली अगर डेजर्ट प्लांट्स की बात करूं तो वो थिक होती हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं ओपनशिया की बात करूं, ओपनशिया का मतलब होता है कैक्टस, तो कैक्टस की बात करूं तो कैक्टस में उनका जो लीव्स होते हैं वो लीव स्ट्रक्चर सारे स्पाइन्स में रिड्यूस हो गए हैं फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस करने के लिए। और अगर मैं बात करूं डेजर्ट प्लांट्स की तो उनका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो कैम पाथवे में इवॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स मीन्स ये हम लोगों ने 11th क्लास में किया था, ठीक है। एनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट, हाउ दे हैव अडैप्टेड। एक मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट्स में एक बता रही है एलन्स रूल्स, एलन्स रूल्स के बारे में बता रही है। Mammals of colder climates generally have shorter ears and limbs। ये तो आप चीनी लोगों में भी देख सकते हो, चाइना के पीपल में भी देख सकते हो, या जो जो ये माउंटेनरी पीपल हैं आप उनमें भी देख सकते हो, ठीक है। टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। सो इसको एलन रूल कहते हैं। इन पोलर सीज aquatic animals like seals have thick layer of fat called ब्लबर, और इसके नीचे का मतलब ये होता है कि बिलो देयर स्किन दैट acts as an insulator to reduce body heat, right?
physiological adaptations in humans at high altitudes. So अगर मैं बात करूं कि अगर एक पर्सन when a person visit high altitude, इतना कम से कम नियर या अप्रॉक्स रोहतांग पास मनाली में है, ठीक है, नियर मनाली एंड मानसरोवर in China near Tibet has experienced high altitude. ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है विद सिम्टम्स। क्या क्या हो सकते हैं? नॉजिया, हार्ट पैल्पिटेशन, पेन, मसल स्पाज्म। ठीक है, अभी ये क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक pressure of high altitudes and body does not get enough oxygen, right? इसीलिए the body compensates low oxygen availability by increasing RBC production in bone marrow, decreasing binding affinity of hemoglobin, increasing breathing rate। 3 से आप ऑक्सीजन को फिर बॉडी करती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस। सो ये है एवॉल्व कर चुकी हैं टू सर्वाइव इन ग्रेट डेप्थ्स ऑफ ओशन वेयर pressure could be the normal temperature। अगर मैं बात करती हूँ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स की, तो मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एवॉल्व होके हैं सर्वाइवल के लिए विच इज 100 टाइम्स नॉर्मल टेम्परेचर के हैं, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर सकते हैं, राइट। अभी इनके अगर मैंने देखूं तो इनके बायो केमिकल essay adaptations
to cope up such extreme atmospheric pressure. ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करूं डेजर्ट लिजर्ट्स की, तो लैक, ठीक है, डेजर्ट लैक्स फिजियोलॉजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ water and many other resources of greenery, but manage to keep their body temperature constant by desert lizards. You can write behavioral means they started basking. They bask in sun, absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone. And immediately move in shade when external temperature starts increasing. Right? ऐसे ही some species makes soil burrows and escapes ground, you can say rock heat. So how the animals survive in such manner? इसमें हम लोगों ने मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट पढ़ लिया, हम लोगों ने इसमें लिजर्ड देख लिया, इसमें हम लोगों ने मरीन इंटरवेट्स और फिशेस के बारे में पढ़ लिया. अभी हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशंस की. ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशंस की, तो पॉपुलेशंस के बारे में मैं क्या बोल सकती हूं? पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेंड्स टू सर्वाइव and competes the same resources of a similar habitat is called a population. ठीक है, तो उस population में many factors आ जाते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है एक natural selection. ठीक है, operates at population level. Natural selections operates at population level to evolve the desired traits. A population contributes that an individual organism does not behave in such a way that they are. Like birth rate हो गया एक, तो पहला ऐसे बना लेते हैं इसको, birth rate, एक हम लोग कर लेते हैं डेथ रेट, एक हम लोग कर देते हैं सेक्स रेशियो, एक हम लोग कर देते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूं तो बर्थ रेट की, पर कैपिटा बर्थ्स
in population, per capita deaths in population, ठीक है, सेक्स रेशियो, रेशियो ऑफ मेल and female individuals in population, percent individual given age per group of population, ठीक है। लाइक इसमें अगर मैं बात करती हूँ लोटस की, तो इतनी पर कैपिटल ग्रोथ है ऑफ 0.40 ऑफ स्प्रिंग पर ईयर, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड पर ईयर, कितने उससे बन रहे हैं, ठीक है। 440 इक्वल्स 0.1 मेल fruit fly, male individuals to female individuals, right? इसके अंदर आप लोगों के एक पिरामिड्स बनेंगे, ठीक है। वो पिरामिड्स के आपके 3 कॉर्नर बनेंगे। पहला कॉर्नर बनेगा प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, और इसमें एक आएगा रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसमें आपके 3 तरीके के पिरामिड्स बनेंगे। ठीक है, पहला बनेगा आपका एक्सपेंडिंग, दूसरा बनेगा आपका स्टेबल, और तीसरा बनेगा आपका डिक्लाइनिंग। तो सबसे पहले में धीरे धीरे आपका डिस्टेंस कवर्ड होता जाएगा। राइट, इसमें आपका बनेगा स्टेबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्लांट इज स्टेबल इन द कोर्स, राइट। नीचे में बनेगा आपका डिक्लाइनिंग। एक स्टेज आएगी जब आपका इंक्रीज करके टॉप पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे एक्सपेंडिंग में, डिक्लाइनिंग में और एक्सपेंडिंग में, स्टेबल में और डिक्लाइनिंग में, तब आप ये देखेंगे कि इन दिस केस द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म द पॉपुलेशन इज लार्ज, in the quantity of the population is large and slightly it going declining to the death rate.
ठीक है, और एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसमें आप देखेंगे कि यार सेम थी और सेम रही। अगर मैं इस ग्राफ का ये वाला पार्ट कर दूं तो ये वाला पार्ट भी आपका सेम ही आएगा ग्राफ का। अगर मैं डिक्लाइनिंग वाला बोलूं तो डिक्लाइनिंग में जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है ना, कि एक पोजीशन पे ऊपर से नीचे रेशियो चल रही है कि पहले इतनी थी और अब किसी न किसी वजह से डिक्लाइन हो रही है, तो पॉपुलेशन साइज से वो। सो पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन ये है, पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका साइज ऑफ द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन साइज। ठीक है, रेफर्स टू इट्स स्टेटस, outcome competition, impact of predators, effect of pesticides or chemicals. Pesticides, you can say chemical application, एक्सेट्रा। सो अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो पॉपुलेशन साइज को मैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकती हूं, रेफर्स एज पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, दैट इज number of individual of species per unit area। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटीज की बात करनी है तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटीज को कैसे कह सकते हैं आप, serves the purpose like number of caught fish per trap in could measure with the current population density of fishes। राइट, दो चीजें आ जाती हैं अब इसमें, एक आ गए हैं पग मार्क्स, एक आ जाता है फीकल पैलेट्स। वे ऑफ मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी directly or indirectly। और अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ की, राइट, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो इसमें मेरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ गए। पहला फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा कंपटीशन, तीसरा प्रीडेशन प्रेशर, चौथा वेदर, क्लाइमेट, राइट। तो दीज आर द फैक्टर्स जो आपको कर रहे हैं। अगर आपको डेंसिटी पॉपुलेशन देखनी है, सो
the density of population of given habitat during changes due to 4 basic processes. ठीक है, अभी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले बेटे क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, जो कि हम लोग बात करने वाले हैं. Population density, it is going in positive direction, it is positive, it is negative, it is negative. इमिग्रेशन, एडिशन, ऐड ही हो रहा है, राइट, जिसको आप आई से बताओगे. ठीक है. दूसरा नेचैलिटी, बर्थ रेट, जो भी ऐड हो रहा है दोबारा, इसको आप बी से बताओगे, क्योंकि नेटैलिटी का मतलब बर्थ रेट होता है, बच्चे भूल जाते हैं. मोर्टैलिटी, जिसको डेथ रेट होता है, जो आप डी से बताओगे. और नेक्स्ट चीज आ जाता है आपका इमिग्रेशन, जो कि आप ई से बताओगे. ठीक है. सो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि वाइल natality and immigration contribute to an increase in population density and mortality and emigration contributes to decrease it. तो अगर so if n is population density at time t, then density at time plus 1 is nt, पॉपुलेशन उस टाइम की. ठीक है. जिसमें b प्लस आई आ गया आपका बड़ा ब्रैकेट, फिर आपका आ गया d प्लस ई, टोटल दैट मीन्स टोटल डिग्रीज, टोटल इंक्रीज, बड़ा ब्रैकेट करके इनटू कर देंगे आप पॉपुलेशन में, तो आपको टाइम t प्लस 1 की पॉपुलेशन साइज आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
population growth models. So there can be two ways, there can be two models measuring the growth, measuring the population growth. ठीक है, पहला मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. तो अगर मैं बात करती हूं, अभी हम लोगों ने बात करनी है एक्सपोनेंशियल की, जिसके बारे में मैं अगर डिफाइन करने लगूं तो इट इज लाइक दिस. where k is the constant of, where k is equal to constant, dn upon dt, which is Rn, which is k minus n upon में k, which is time t, right? और अगर मैं ये देखूं तो this is the population density, right? ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है, which को population density को मैंने n बोल दिया, इसको बोल दिया टाइम t, ठीक है. और ये मेरा आ गया कांस्टेंट का सब कांस्टेंट a, ठीक है, एंड दिस इज माय b, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं इस ग्राफ को देख के कुछ बातें जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में है, कि व्हेन रिसोर्स अवेलेबिलिटी is unlimited inhabited, then population grows in exponential manner. और इसको हम लोग जियोमेट्रिक फैशन भी कह सकते हैं, ठीक है, जियोमेट्रिक फैशन, राइट. सो एक्सपोनेंशियल एंड जियोमेट्रिक. इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, वही आपका फॉर्मूला जो ऊपर हम लोगों ने किया है कि इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, the birth rates b, death rates d, then increase or decrease in n during unit period of time, small change upon में small, that means b minus t into, जिसमें हम लोगों ने इमिग्रेशन का और इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन का हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया. तो इसको b माइनस डी को मैं एक कांस्टेंट के में यूज कर सकती हूँ r, तो इसको मैं लिख सकती हूँ dn अपॉन dt विच इज इक्वल्स टू rn, राइट. वेयर, ठीक है, ठीक है. Here R is, ये इंपॉर्टेंट है कि here R is called
intrinsic rate of natural increase and very important parameter to assess impacts of abiotic or biotic factors on growth of population. अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि when population shows exponential growth, the curve plotted n with assessments of R will be curved or J-shaped. Very, very, very important. J-shaped ग्राफ बनेगा. ठीक है, पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ. ठीक है, और वो जो ग्राफ बना था अगर मैं उसको थोड़ा सा बात करूं उसके बारे में, तो द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन बिकम्स antilog, where population at after time t population after time 0 intrinsic rate of natural increase base of natural logarithm 2.71828 या 286, राइट. ये तो था हम लोगों का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. अब हम लोग बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में. लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज कैन कंटिन्यू टू ग्रो एक्सपोनेंशियली. ये कह रहे थे कि कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर ही नहीं सकती एज resources availability cannot be stable, becomes limiting at certain point of time. तो इन्होंने बताया कि the maximum number of individual sustain उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बता रही है कि द पॉपुलेशन ग्रोइंग
इन हैबिटेट विद लिमिटिंग रिसोर्सेज, उसमें इमिग्रेशन और एमिग्रेशन तो होगा ही, विद लिमिटिंग रिसोर्सेज that can be sustained by initially a lag phase followed by phases of acceleration and then deceleration, and finally an asymptote. When population density reaches its carrying capacity, ठीक है। सो जो ग्राफ आएगा बच्चे, वो आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिग्मॉइड कर्व, ठीक है। और इसको और भी कह सकते हैं वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसकी इक्वेशंस को डिस्क्राइब ऐसे किया था कि dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन में k, where n is population density at time t, intrinsic rate of natural increase carrying capacity of a population, right? एक population की carrying capacity. So here we have completed two things, ठीक है। दो तीन चीजें हम लोगों ने ग्रोथ मॉडल्स के बारे में कंप्लीट कर ली। मेनली दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा हम लोगों ने किया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अगर मैं बात करती हूँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की, तो बच्चे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में साइंटिस्ट ने बताया कि एक रीजन पे रिसोर्सेज आपकी अनलिमिटेड है और जो ग्रोथ हो रही है वो आपकी फुल रेशियो में हो रही है, एक्सपोनेंशियल मैनर में हो रही है, ठीक है। और जहां की दूसरे ने वर्डहॉर्स ने बताया कि भाई लिमिटेड तो रिसोर्सेज जो अगर मैं जहां तक कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में मैं बात करी थी कि जो मेरी रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, तो वो तो हो ही नहीं सकती है कि एट सम अदर द पॉइंट कि एक रिसोर्सेज का लैक पीरियड जरूर आएगा कि वो रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या वो एक तरह से कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकती है। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन अगर सस्टेन कर रही है या ग्रो कर रही है, तो उस केस में हम लोगों की लॉजिस्टिक व्यू के लिए उसने बोला कि वो तभी वहीं से कंसेप्ट आया था इमिग्रेशन का और इमिग्रेशन का। तो तभी साइंटिस्ट ने बोला कि जब एक पॉपुलेशन एक लॉजिस्टिक रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का तो क्या फायदा है, ठीक है। तभी उन्होंने बोला था कि नहीं, ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इन अ लॉजिस्टिक पैटर्न और इन अ लॉजिस्टिक वे, वो नहीं कर सकती है,
और उस नहीं करने का रीजन ही ये था कि अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, तो वहां पे जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है जे शेप, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। इसको पूरा डिराइव करना आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसका आपको फॉर्मूला लिखना आएगा, आपको ग्राफ बनाना आएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपका ग्राफ जो है इसकी शेप क्या आ रही है, तो आपने जे शेप लिखना है। अगर मैंने सेकंड मैनर में बात करूं लॉजिस्टिक ग्रोथ की, तो आपको उसका पूरा आपको उसका पूरा मोटो देना है कि सबसे पहले आपका लैग फेज आएगा, फिर आपका फेज ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, फिर आपका डी एक्सेलरेशन फेज आएगा। डी एक्सेलरेशन फेज में जब आपकी डिक्लाइनिंग हो रही है कि अब आपकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है बिकॉज रिसोर्सेज एम्प्टी हो गई हैं या रिसोर्सेज अनलिमिटेड थी जो कि डिप्लीट हो गई है, ऑन द अनदर व्यू में खत्म होती जा रही हैं। तो और वो डिपेंड करता है आपकी कैरिंग कैपेसिटी में। कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी है इंडिविजुअल की, वो डिप्लीटिंग रिसोर्सेज होने के बाद भी सरवाइव करना। ठीक है, तो ये सारी बातें आ जाती हैं इन सारी चीजों में कि कैसे लॉजिस्टिक। अभी अगर मैं लॉजिस्टिक व्यू का बताऊं तो लॉजिस्टिक व्यू का ऐसा कोई ग्राफ इतना दे नहीं रहा। ठीक है, और लॉजिस्टिक व्यू का अगर कोई ग्राफ दे नहीं रहा तो उसमें सिंपल से एक ग्राफ जो आपका बन के आ रहा है, वो आपका जो ग्राफ बन के आ रहा है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ही आ रहा है। उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो भी ग्राफ आपका बन के आ रहा है उसमें दो चीजें सामने आ रही हैं कि व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड देन द ग्राफ will be in a when the graph will be in a exponential manner। अगर आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, और वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड मैनर में नहीं हो सकती हैं, एट सम और द अदर पॉइंट वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज कम होंगी, डिप्लीट होंगी। और जब एक रिसोर्सेज अनलिमिटेड है ही नहीं कॉन्स्टेंटली, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे हो सकती है? तो ऑब्वियसली देयर सम बी द डिक्लाइन। ठीक है, एक पॉपुलेशन, एक एरिया है, एक लैंड है जहां पे पॉपुलेशन रिसोर्सेज कम है, लेकिन पॉपुलेशन ने एक बार ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। बट आफ्टर द डिप्लीशन, और जब रिसोर्सेज और कम हो गई हैं, तब वो लैग बिहाइंड करेगा, तब वो डी एक्सेलरेशन फेज में जाएगा। यही कंसेप्ट आपका बता रहा है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में आपका जो ग्राफ बनेगा, वो आपका बनेगा सिग्मोइड कर्व। और अगर मैं बात करती हूँ एक्सपोनेंशियल की, तो वो आपका जे शेप बनेगा। So till now we have covered everything. We have covered the two major aspects of the chapter, जो कि 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो इम्पोर्टेंट इस एस्पेक्ट में है बच्चे कि ये जो हम लोगों ने इमिग्रेशन का, ये जो हमने नैटालिटी मोर्टालिटी बताया था, और उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था कि NT+1। ठीक है, NT+1 इज इक्वल्स टू B प्लस बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन B प्लस I माइनस D प्लस I E। ठीक है, दैट मीन्स टोटल डिक्रीज, टोटल इंक्रीज को माइनस कर दोगे और इनटू कर दोगे उसमें नैटालिटी में, जो कि करंट पॉपुलेशन डेंसिटी थी एट अ करंट टाइम। और अगर मुझे उससे फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंसस होती है, ठीक है, आज हम लोगों ने, भारत सरकार ने सेंसस के लिए घर घर जाके कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितना ग्रोथ रेट आया। तो अगर मेरी 3-4 साल से वो एक यूनिफॉर्म रेशियो में आ रही है और मुझे पता है कि मेरे रिसोर्सेज वगैरह सब बराबर हैं, तो जो मेरा ग्राफ जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला निकाल लेती हूँ कि मुझे पता है कि इमिग्रेशन टोटल इंक्रीज इतना हुआ, टोटल डिक्रीज इतना हुआ, टोटल इंक्रीज टोटल माइनस कर दूंगी और द करंट की पिछले साल की पॉपुलेशन के लिए, तो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी गुना बढ़ गई। ठीक है, अगर आपको एक जंगल में एक टाइगर की पॉपुलेशन निकालनी है, तो आप इन द सेम मैनर में ऐसे करोगे कि पिछले साल का लिया, कि पिछले साल में आपने टाइगर की जनसंख्या नाप ली, उसके बाद आपने अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज देख ली, टोटल इंक्रीज की 2 नए मेंबर आ गए हैं, 4 नए मेंबर चल रहे हैं, तो टोटल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ इन द करंट पॉपुलेशन डेंसिटी, दैट विल गिव यू। सो ये वाला जो डायग्राम है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, जो कि लास्ट में ऐसा हो रहा होता है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा होता है, अरे तो फिर ये जो ग्राफ होता है, ये सारी चीजें ये रह जाती हैं।
ये जो इकोलॉजी वाली यूनिट है ये आपकी बेसिकली ऐसी है कि आप इसको एक बार थरोली पढ़ लीजिए, फिर आपको सिर्फ नोट्स गो थ्रू करने की जरूरत है, बार बार एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल्स आप अपने अगर खुद के नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम्पल्स ये जितने भी चैप्टर्स 4 चैप्टर्स हैं इनके सारे एग्जाम्पल्स एक पेपर पे या नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिए, ताकि वो आपको लास्ट में क्योंकि एनसीईआरटी में कहाँ किस पेज पे कौन सा एग्जाम्पल लिखा है वो आपको नहीं पता चलेगा। सो एवरी एग्जाम्पल इज वेरी मैंडेटरी एंड इम्पोर्टेंट in these 4 chapters. So till now we have covered, we are left with the life variation history of, there is one more class which is left with this topic of this chapter, and we're going to complete it in the next session. And till now we have completed the main and the major part of the topic, the exponential logistic growth models. अच्छा, एक pyramid models of the pyramid human population के भी important है, तो वो भी जरा देख लीजिएगा. So till now keep revising. All the best. Thank you.